वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टाइम मैगजीन पूरे दुनिया के टॉप 10 पावर अब्यूजेस की लिस्ट निकालता है, जिसमें से रैंक सेकंड एक इंडियन केस का होता है। सीएजी जो कि सरकार का अकाउंटेंट होता है, वो अपनी रिपोर्ट में इस केस का अमाउंट 1,76,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर करता है। जिस साल ये रिपोर्ट निकली थी 2010 में, इंडिया का डिफेंस बजट इससे कम था। 5 साल से ऊपर इस केस में इन्वेस्टिगेशन चलती है और फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसकी वजह से इंडिया की कई टेलीकॉम कंपनीज को करोड़ों का नुकसान होता है। ये केस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे कुछ लोगों के पर्सनल फायदों की वजह से हमारा पूरा देश तरक्की करने में पीछे रह जाता है। और इस केस के कुछ एस्पेक्ट्स पावर और पैसे की वजह से आज तक कभी सॉल्व ही नहीं हो पाए। यानी सबको पता तो है कि ये स्कैम हुआ है, पर किसी के अगेंस्ट कुछ प्रूव नहीं हो पाया। मैं बात कर रहा हूँ 2G स्पेक्ट्रम केस की। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और ये है एपिसोड 5 ऑफ चिंपलोक्स ओरिजिनल सीरीज स्कैम समझें। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम आपको इंडिया में हुए फाइनेंशियल स्कैम समझाते हैं। वो किसने किए, कैसे किए, उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी इकोनॉमिक समझाते हैं कि वो हो कैसे पाए। आज इंडिया में हुए 2007 के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में जानते हैं। ये 2G स्पेक्ट्रम क्या है, ये स्कैम क्या है और इस स्कैम से हमें एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन को क्या फर्क पड़ता है। चलिए चिंपलोक में। अब ये तो है डिटेल साइंस वाली बात और मैं ठहरा कॉमर्स वाला। सिंपल में समझाता हूँ। कुछ वेव्स या तरंगे हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती पर एग्जिस्ट करती हैं। हवा की तरह इन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी तरीके के डेटा या नेटवर्क को ट्रांसफर करने के लिए। आपका रेडियो, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और भी बहुत कुछ चलता है इन्हीं वेव्स की वजह से। अब इसे इंसान बना तो सकता नहीं है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, इसलिए सरकार इसे अपनी तरफ से बेचती है। आप सोच रहे होंगे कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसे बेच कैसे सकते हैं? तो ये हमें दिखाई नहीं देती पर हम कुछ डिवाइसेस के थ्रू इसे मेजर कर सकते हैं हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में। आपने सुना होगा 92.7 FM, 92.5 FM, ये एक्चुअली उसी की मेजरमेंट है। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसमें इन वेव्स को मेजर किया जाता है और फिर सरकार इसे बेचती है इन मेजरमेंट्स के थ्रू। अब मोबाइल ऑपरेटर्स जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब सरकार से ये फ्रीक्वेंसीज खरीदती हैं अलग अलग जगह की। जैसे दिल्ली में अगर सरकार 1000 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन करती है और जियो 800 खरीद पाता है और एयरटेल 200, तो उसी हिसाब से इनके नेटवर्क्स आएंगे उस एरिया में। इसलिए ये कंपनीज के लिए इतना ज़रूरी होता है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि किस ऑपरेटर की सिम कितनी ज़्यादा यूज़ होगी। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको इतना ही स्पेक्ट्रम समझने की ज़रूरत है। 2007 में तमिलनाडु से डीएमके पार्टी के मिस्टर ए राजा को इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का मिनिस्टर बनाया जाता है और उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो अपने यहाँ 2G स्पेक्ट्रम को एक सिस्टमैटिक तरीके से कंपनीज में बांटें, जिससे लोगों का भी बेनिफिट हो और उसे बेचने से सरकार की अच्छी कमाई हो। अब ऐसे केस में सरकार के पास 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें एक फिक्स रेट किया जाएगा और जो कंपनी पहले आएगी, जितना मांगेगी उसे उस हिसाब से बेच दिया जाएगा। और दूसरा तरीका होगा ऑक्शन या नीलामी करने का, जिससे जिसको जितना स्पेक्ट्रम खरीदना है वो खरीद ले, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको उतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। मिस्टर ए राजा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का तरीका चूज करते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि जिसे भी स्पेक्ट्रम चाहिए वो 1 अक्टूबर 2007 से पहले अप्लाई कर दे। फिर आता है दिन 10 जनवरी 2008, जिस दिन इतनी सारी अनाउंसमेंट्स और घटनाएं हुई कि उसने लोगों को मजबूर कर दिया इस पूरी सिचुएशन पे शक करने के लिए। ये वही दिन था जिस दिन टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम के लाइसेंस इशू होने थे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जिसके मिनिस्टर मिस्टर ए राजा थे, वो सबसे पहले ये अनाउंस करते हैं कि 1 अक्टूबर 2007 को लास्ट डेट नहीं कंसिडर किया जा रहा, बल्कि 25 सितंबर 2007 को कंसिडर किया जा रहा है। यानी 25 के बाद जिसने भी अप्लाई किया वो ऑटोमेटिक उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये अनाउंस किया जाता है कि लाइसेंसेस उन्हीं को इशू होंगे जो कि आज यानी कि 10 जनवरी 2008 को 3:30 से 4:30 बजे के बीच में चेक्स लेके हमारे पास रिपोर्ट करेंगे। यूजुअली ऐसे केसेस में पेमेंट्स काफ़ी बाद में ली जाती हैं, तो टाइम पे वही पहुंच पाए जिन्हें शायद इसके बारे में पहले से पता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो पैसे अरेंज ही नहीं कर पाए इतने शॉर्ट नोटिस पे। क्योंकि बात यहाँ पे कुछ लाख या कुछ करोड़ की नहीं, यहाँ पे हम हज़ारों करोड़ की बात कर रहे हैं। इस पूरे ट्रांजैक्शन में कई कंपनीज को बहुत बेनिफिट हुआ। अप्लाई करने वाली तो सारी टेलीकॉम कंपनीज थी, पर ज्यादातर कंपनीज को कोई एक्सपीरियंस नहीं था टेलीकॉम बिजनेस में। वो सिर्फ इसलिए स्पेक्ट्रम खरीद रहे थे ताकि बाद में जिन कंपनीज को एक्चुअल में उनकी जरूरत है और जो इस बिजनेस में हैं, उन्हें वो कई गुना रेट्स पे बेचें।
2010 में कुछ कंप्लेंट्स के बाद इस केस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है और CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एंट्री होती है। ये बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार का अकाउंटेंट है। हमारी सरकार कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है तो उसकी ऑडिटिंग और उसकी चेक्स फाइनेंशियल ये करते हैं। CAG और CBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद काफी कुछ सामने आया, कुछ कंपनीज के और कुछ लोगों के नाम सामने आए, जैसे यूनिटेक वायरलेस जिसने 1661 करोड़ में स्पेक्ट्रम खरीदा था सरकार से और कुछ ही दिनों बाद अपने पास पड़े स्पेक्ट्रम का सिर्फ 60% टेलीनॉर एशिया को बेचा 6200 करोड़ में। वैसे ही स्वान टेलीकॉम नाम की एक कंपनी ने 1500 करोड़ में स्पेक्ट्रम खरीदा था और सिर्फ 45% एक UAE बेस्ड कंपनी को 4500 करोड़ में बेचा। इस पूरे केस में स्वान टेलीकॉम का नाम सबसे ज्यादा आता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनएलिजिबल कंपनी थी जिसे स्पेक्ट्रम बेचा गया। और ये भी अलज किया जाता है कि स्वान टेलीकॉम एक्चुअली अनिल अंबानी की रिलायंस टेलीकॉम के लिए स्पेक्ट्रम खरीद रही थी, पर ये बात कभी प्रूव नहीं हो पाई। एक और बहुत बड़ा ब्लेम लगा तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि की बेटी कानीमोझी पर, जिसमें यह अलज किया गया कि उनका काफी बड़ा हाथ था मिस्टर ए राजा के टेलीकॉम मिनिस्टर बनने में और उन सिलेक्टेड कंपनीज को स्पेक्ट्रम अलॉट करने में, जिसके लिए उन्हें कई 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। पर पूरे देश को शॉक तब लगा जब CAG की इस रिपोर्ट में उन्होंने इस केस का अमाउंट पढ़ा। इस केस का अमाउंट CAG जो कि सरकार के अकाउंटेंट हैं उन्होंने 1,76,000 करोड़ से ज्यादा का दिया। ये बात 2010 की है, जिस साल इंडिया का डिफेंस बजट इससे बहुत कम था। तो आप समझ सकते हो कि ये अमाउंट कितना बड़ा था। मिस्टर ए राजा रिजाइन करते हैं एज मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और उनकी जगह पे आते हैं मिस्टर कपिल सिब्बल। और ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कपिल सिब्बल दोनों ही CAG की इस रिपोर्ट को बेसलेस बताते हैं और कपिल सिब्बल ये बताते हैं कि सरकार को इस पूरे ट्रांजैक्शन से 0 लॉस हुआ है। कोई करप्शन नहीं, कोई लॉस नहीं, और अगर स्कैम है तो झूठ का स्कैम है, विपक्ष के झूठ का और विनोद राय के झूठ। और ये बात सामने आती कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में सरकार को तो 30 बिलियन रुपीस यानी कि करीब 3000 करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ है। पर 2012 इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस पूरे ट्रांजैक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्री बताता है और मिस्टर ए राजा के थ्रू इशू किए गए पूरे 122 लाइसेंसेस को रद्द कर देता है और कई कंपनीज जो इस पूरे स्कैम में पार्ट थी उन पे करोड़ों रुपयों का फाइन लगता है। मिस्टर ए राजा, कानीमोझी और कुछ और लोगों को जुडिशियल कस्टडी में जेल हो जाती है और दिल्ली हाई कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करता है इस केस को संभालने के लिए। सालों बाद दिसंबर 2017 में स्पेशल कोर्ट मिस्टर ए राजा, कानीमोझी और बाकी सभी लोगों को छोड़ देता है एविडेंस ना होने के कारण से। और अभी 2023 में काफ़ी बातें चल रही हैं कोर्ट के इस वर्डिक्ट को चैलेंज करने की। रिसेंटली CBI ने ये बताया है कि उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग मटेरियल एविडेंस है जो कि पिछली बार इग्नोर कर दिया गया था, बट उसके बेसिस पे ये केस रीओपन हो सकता है। देखो, अगर कांग्रेस या ट्राई की बातों पे जाएं जो कि कहते हैं ये सब कुछ ही बेसलेस है, तब तो कोई बात ही नहीं है। पर कोई तो कारण होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंस रद्द किए। और CAG कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सरकार की बुक्स ऑडिट करती हैं, तो हम उनकी बातों को लाइटली नहीं ले सकते। और अगर इस अमाउंट में या इस केस में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये नुकसान किसका है? कांग्रेस का, उस समय के PM का, अभी के PM का, या हमारा? ये 1,76,000 करोड़ का लॉस हमारा है, क्योंकि अगर ये सरकार के खजाने में जाता तो ये डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता था, ये एजुकेशन में यूज़ हो सकता था, ये हेल्थ केयर में यूज़ हो सकता था। और इसका डबल इफेक्ट है हमारे ऊपर, क्योंकि वो पैसे नहीं आए हैं सरकार के पास, उसे कहीं ना कहीं से तो कवर किया गया है। कहाँ से कवर किया गया होगा? हमारे आपके टैक्स से। अगर मैं इस पूरे केस से एक सजेशन दूँ तो ये कि सरकार के सभी डिसीजंस को अपनी पॉकेट से जोड़ के देखा करो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल डिसीजन हमारे और आपके जेब को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता ही है। एक बार आप इस परसेप्शन से चीज़ों को देखने लगोगे, आपका पॉलिटिक्स को, डेवलपमेंट को और इकोनॉमी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है यार, तो इतना था इस हफ्ते के एपिसोड के लिए। टोटल स्कैम समझे कि सीजन 1 में 8 एपिसोड आने वाले हैं, 5वां आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे जल्दी से 10K करवा दो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।